नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन बाद फेसबुक लाइव की दुनिया में मेरा पदार्पण दोबारा से हुआ है। पिछले 2 दिनों से मैं लगातार आप लोगों के साथ जुड़ने और कुछ सार्थक विषयों में संवाद करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा हम सभी जानते हैं, न केवल उत्तराखंड बल्कि देश की जनता जानती है, 3 दिन हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनकी सरकार पर लगाए गए कुछ गंभीर आरोपों की जांच को सीबीआई से कराने की संस्तुति की। इस आदेश के बाद सरकार, राज्य की सरकार एसएलपी लेकर, स्पेशल लीव पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट गई और कल सुप्रीम कोर्ट से तात्कालिक तौर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनकी सरकार को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस निर्णय को ड्रास्टिक निर्णय बताते हुए सीबीआई जांच के आदेश पर हाल फिलहाल रोक लगा दी है। अभी पूरा आदेश सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया है। टेम्परेरी रिलीफ, तात्कालिक राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि हाई कोर्ट ने ऐसा ड्रास्टिक ऑर्डर क्यों दिया। शब्द पर गौर कीजिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ड्रास्टिक ऑर्डर। हाई कोर्ट के निर्णय को दैनिक अखबारों ने, सोशल मीडिया ने और राजनीतिक दलों ने अलग अलग तरीके से प्रकाशित किया, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन निर्णय की डिटेल में एक बहुत बड़ा निर्णय, लगभग 80 पृष्ठ का निर्णय जो हाई कोर्ट उत्तराखंड ने दिया, उस पर मैंने देखा, जाने का प्रयास नहीं किया गया। केवल मुख्य बात सामने रख दी कि राज्य की उच्च न्यायालय ने वर्तमान सरकार के खिलाफ सीबीआई की जांच की संस्तुति की है। तो चलिए समझते हैं इस निर्णय को और जानने का, समझने का प्रयास करते हैं कि अपनी 20 बरस की यात्रा में उत्तराखंड की राजनीति, उत्तराखंड की नौकरशाही और उत्तराखंड के राजनेता किस तरह रसातल में पहुंच चुके हैं। अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है मालाफाइड, मालाफाइड, जिसको कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जब मैंने तलाशा तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी में इसका अर्थ बताया गया है इल्लीगल, यानी कि गैर कानूनी अथवा डिसऑनेस्ट, छल भरा हुआ। डिक्शनरी.com में भी मैंने इसको देखा, जिसमें बताया गया इस शब्द का अर्थ, मालाफाइड शब्द का अर्थ इन बैड फेथ, नॉट जेन्युइन। ऐसी चीज, ऐसा एक्शन जिसका उद्देश्य गलत हो और जिसका जो पूरी तरह फर्जी हो, नॉट जेन्युइन। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ राज्य के कुछ पत्रकारों ने भ्रष्टाचार के जो आरोप कुछ अरसा पहले लगाए थे, और आरोप लगाने के बाद इन पत्रकारों के खिलाफ देवभूमि कहलाए जाने वाले उत्तराखंड राज्य की पुलिस, जिसे मित्र पुलिस, फ्रेंड पुलिस कहा जाता है, उसने जिस प्रकार मुकदमे दर्ज किए, गिरफ्तारियां की, उन पर अपना फैसला सुनाते हुए राज्य की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी ने सरकारी मशीनरी की पूरी प्रक्रिया को मालाफाइड करार दिया है। इसलिए मैंने इस शब्द की व्याख्या आप लोगों के समक्ष की, मालाफाइड इंटेंशंस, यानी कि डिसऑनेस्ट या इन गुड बैड फेथ कहकर रविंद्र मैथानी जी ने इस प्रकार की समस्त फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स को रद्द करते हुए जो पेटिशनर्स थे, यानी जो पत्रकार थे, जो हाई कोर्ट गए थे, उनको पूरी तरह बरी कर दिया। और उन्होंने जो आरोप राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगाए थे, उनकी जांच को सीबीआई द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा कराए जाने के आदेश दिए। एक सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश निसंदेह
बड़ी खबर है, और आज के शब्दों में कहें, मीडिया चैनलों के शब्दों में कहें तो ब्रेकिंग न्यूज है। सुशांत सिंह राजपूत नाम के एक अभिनेता की आत्महत्या हो, या फिर एक अनाम सी अभिनेत्री, मेरी दृष्टि में, क्योंकि मैंने फिल्में नहीं देखी उनकी, एक अनाम अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स व्यापार में लिप्त होने की खबर हो, उनको जिस प्रकार पिछले 3-4 महीने कोरोना काल की मुख्य अवधि में बार बार दिखाया गया, जनता के सामने परसा गया, और एक कथित रूप से राष्ट्रवादी चैनल के एक महाराष्ट्रवादी एंकर ने पागलों की तरह विलाप उस खबर को लेकर किया, इस प्रकार का कोई भी माहौल हाई कोर्ट उत्तराखंड के निर्णय के बाद देखने को नहीं मिला। सामान्य सी खबर बनी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ऊपर लगे भ्रष्टाचार की जांच अब सीबीआई करेगी। जिस प्रकार से पूरे मामले की व्याख्या हाईकोर्ट उत्तराखंड ने की है, जिसे इन डेप्थ एनालिसिस कहा जा सकता है, और राज्य सरकार के इरादों को बैड इन फेथ, इल्लीगल और डिसऑनेस्ट कहा, उससे राज्य सरकार के बदनीयत होने, संविधान प्रदत्त शपथ के खिलाफ काम करने और राज्य की नौकरशाही के चाल चलन पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा, आज से कुछ बरस पहले भाजपा की ही जब सरकार थी और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब हमारी यानी समाचार पत्र दी संडे पोस्ट की और 2 अन्य जनहित याचिकाओं पर, हमारी जनहित याचिकाओं पर और 2 अन्य जनहित याचिकाओं पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट उत्तराखंड ने ये जो फैसला था, यह ऋषिकेश के पास स्टेडिया बायोकेमिकल्स लिमिटेड की एक ज़मीन को एक बिल्डर को फ्री में सौंप देने के मामले को लेकर था। 450 करोड़ की ज़मीन बताई जाती थी, जो निशंक सरकार ने स्टेडिया बायोकेमिकल्स लिमिटेड, उस पर जब हाईकोर्ट उत्तराखंड का जजमेंट आया था, उसमें भी राज्य सरकार की पूरी कार्यप्रणाली पर तत्कालीन डिवीजन बेंच ने, चीफ जस्टिस की बेंच ने, उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने बहुत करारी टिप्पणियां की थीं और नौकरशाही को तो पूरी तरह भ्रष्ट बताया था। आज वही इतिहास फिर से दोहराया गया है। तो चलिए समझते हैं पूरे प्रकरण को और जानने का प्रयास करते हैं कि न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी जी ने क्यों कर अपने निर्णय में 2 गढ़वाली गानों का भी जिक्र किया और क्यों पूरी प्रक्रिया को मलाफाइड करार दिया। उत्तराखंड में एक न्यूज़ चैनल हुआ करता था मतलब अब बंद हो गया, समाचार प्लस। इस चैनल के मुख्य संपादक जे उमेश कुमार खासे चर्चित और विवादित पत्रकार हैं। इस पूरे विवाद के मुख्य किरदार में भी जे उमेश कुमार ही हैं। सत्ता के साथ नज़दीकियों के लिए जाने जाते रहे उमेश कुमार तब बहुत चर्चा में आए थे जब 2008 में, 2007, 8 और 9 में, यानी कि डॉक्टर निशंक के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में सरकार ने उन पर ताबड़तोड़ डाले थे, श्री उमेश कुमार पर। उमेश कुमार इन मुकदमों से पहले डॉक्टर निशंक साहब की जब सरकार आई तो एक बार फिर से सत्ता के गलियारों में उमेश कुमार जी की धमक और हनक के किस्से हमने यहाँ नोएडा तक में सुने। हरीश रावत जी जब केंद्र राज्य की सरकार में आए तो उमेश कुमार जी की सत्ता थोड़ी सी हिली थी और उनकी सरकारी तंत्र में हनक और धमक के कम होने के समय आया स्टिंग 2016 या 2017 का वह स्टिंग ऑपरेशन की सरकार गिरी। श्री हरीश रावत पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भ्रष्टाचार को संरक्षण मामला दर्ज किया। उमेश कुमार, मैं स्मरण आप लोगों को दिलाना चाहूंगा, मैं भाजपा तक कि भाजपा के केंद्रीय नेताओं हीरो बन के उभरे थे। उन्हें केंद्र सरकार की सुरक्षा, वाई विशेष श्रेणी की सुरक्षा दी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कमांडर फिर घूम गया। सरकार भारतीय जनता पार्टी की
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कभी भी उमेश कुमार को अपने इर्द गिर्द फटकने नहीं दिया, ऐसा मैं समझता हूं। यानी कि उमेश कुमार की सत्ता में पकड़ कम हुई। उनके सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद नहीं। उमेश कुमार ने 2018 में एक स्टिंग ऑपरेशन कराने का प्रयास किया, ऐसा कहा जाता है, जिसमें उन्होंने एक सच को सामने लाने का, उनके शब्दों में एक सच को सामने लाने का प्रयास किया कि राज्य की त्रिवेंद्र सिंह सरकार में भ्रष्टाचार गहरे पसरा हुआ है। लेकिन मामले में ट्विस्ट आ गया। उमेश के जो स्टिंग उसको जो कर रहे थे पत्रकार, जो अपने आप को पंडित आयुष गौड़ कहते हैं, नाम के आगे पंडित विश्लेषण लगाते हैं, उन्होंने उमेश कुमार पर ही आरोप लगा डाला कि उमेश कुमार उनके जरिए इन प्रकारेण मुख्यमंत्री सिंह रावत और उनके रिश्तेदारों को भ्रष्टाचार के मामले लाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन जबरन करवा रहे हैं। आरोप लगाया गया कि स्टिंग का उद्देश्य सच को सामने लाने की पत्रकारिता नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री रावत को ब्लैकमेल कहानी है। सीएम के करीबियों का स्टिंग है। फिर आयुष गौड़ की शिकायत पर एक एफआईआर, जिसका नंबर स्मरण रखिएगा क्योंकि आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी हमें समझने के लिए। इसका नंबर है एफआईआर नंबर 118 थाना कराई गई, जिसमें मांगना, षड्यंत्र रचना आदि धाराएं के खिलाफ लगाई गई। एफआईआर के दर्ज होते ही देहरादून की पुलिस, मित्र पुलिस फुल एक्शन मोड में आ गई। एफआईआर 10 अगस्त 2018 को दर्ज होती है और 14 अगस्त 2000 स्वाधीनता दिवस से ठीक एक दिन पहले देहरादून की पुलिस नेहरू नगर थाने की पुलिस में आवेदन करती है कि उनको उमेश कुमार पढ़ने और के ये वारंट दिया जाए। कोर्ट ने इस वारंट को नहीं, इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। लगातार 3 दिन के अंतराल में, मात्र 3 दिनों के अंतराल में नेहरू नगर की पुलिस बार बार कोर्ट पहुंची उमेश कुमार के खिलाफ सर्च वारंट लेने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग को लेकर। लेकिन 24/8/2018 को तीसरी बार जब पुलिस कोर्ट पहुंची और उसकी याचिका खारिज हो गई, तो पुलिस ने मजिस्ट्रेट के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में रिवीजन पिटीशन डाली और उनको 12/10/2018 को उनकी कर ली गई। 12 अक्टूबर को 28/10/2018 को हम सभी स्तब्ध रह गए थे। मुझे याद है जब उत्तराखंड की पुलिस ने सुबह 2018 की सुबह उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर गाजियाबाद स्थित जे उमेश कुमार के आवास में छापामारी की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बहुत नाटकीय तरीके से सब कुछ हुआ था। 18 दिन बाद 16 नवंबर 2018 को उमेश कुमार को इस मामले में जमानत मिली, लेकिन वे छूटे। अन्य एफआईआर के चलते झारखंड की पुलिस, जहां याद कि झारखंड में भी तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां की देहरादून जेल पर रांची उठा ले गई। 27-28 जनवरी 2019 को इस झारखंड पुलिस जब उनको उठा के ले गई 16 नवंबर को, तो शायद 30 नवंबर के कुमार को उस मामले में बेल मिली, वे बाहर आ गए। और उसके बाद 27 जनवरी 2019 को जे उमेश कुमार ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने अपने पूर्व सहयोगी आयुष गौड़ के द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशनों को जारी कर दिया। जे उमेश कुमार ने बहुत आक्रामक तरीके से मुख्यमंत्री के निकटवर्ती रिश्तेदारों, उनके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी और राज्य के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव आदि के गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने के सबूत भी उस दिन जारी किए। जिस दौरान जे उमेश कुमार जेल पर दर्ज थे,
उस दौरान उन पर अन्य कई मामलों पर भी बहुत सारी एफआईआर दर्ज की गई थी। ये एफआईआर उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद दर्ज हुई, जिसमें किसी ने उन पर फर्जी तरीके से संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया, किसी ने उन पर बदनाम करने का, मुख्यमंत्री पर झूठे आरोप लगाने की शिकायत दर्ज कराई। एक ऐसी एफआईआर रांची में भी दर्ज हुई थी 2 नवंबर 2018 को, जिसकी बिना पर 16 नवंबर 2018 को देहरादून से उमेश कुमार को रांची की पुलिस उठाकर ले गई थी। और व्यापारी अमरतेज सिंह चौहान ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उमेश कुमार उन पर दबाव बना रहे हैं, और इतना दबाव बना रहे हैं कि जान से मारने इत्यादि की धमकी दे रहे हैं कि वे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के खिलाफ कुछ बयान दें ताकि भाजपा की उत्तराखंड में सरकार गिर सके। यह आरोप अमरतेज सिंह चौहान नामक एक व्यक्ति ने रांची में एक एफआईआर दर्ज कराकर लगाए थे। मॉडिफाइड इंटेंशंस का जो जिक्र न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी जी ने अपने निर्णय में किया है, उसका संदर्भ इस एफआईआर से भी जुड़ता है, रादर इसी एफआईआर से जुड़ता है। अब इसके बाद की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। कोरोना काल में 24/6/2020 को उमेश कुमार ने एक और वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड किया, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि 2016 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 500 और 1000 के नोटबंदी का ऐलान किया था, उस दौरान झारखंड में रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने नज़दीकियों और अपने रिश्तेदारों के खातों में काफ़ी मात्रा में काला धन जमा कराया, और ये धन बकौल उमेश कुमार अमरतेज सिंह चौहान नाम के एक व्यक्ति जमा कराया था। और यह रिश्वत थी, उमेश कुमार जी ने आरोप लगाया, यह रिश्वत थी इस व्यक्ति अमरतेज सिंह चौहान को झारखंड में गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाने के लिए। उमेश कुमार जी ने 17 बैंक अकाउंट नंबर भी जारी किए, जिनमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 रुपये के नोट जमा कराए गए थे, और कुल रकम उन्होंने बताई 25 लाख रुपीस, 25 लाख रुपये नकद। इन बैंक अकाउंट में 6 अकाउंट नंबर अलग अलग बैंकों में एक व्यक्ति डॉक्टर हरेंद्र सिंह रावत और उनकी पत्नी सविता रावत के थे। उमेश कुमार ने आरोप लगाया सिंह रावत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के रिश्तेदार हैं, और क्योंकि उनकी पत्नी सविता रावत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सगी साली हैं, यानी कि मुख्यमंत्री की पत्नी की सगी बहन है। इस आरोप के चलते भारी हंगामा मचा। उन्होंने इस पर कई सबूत भी दिए, 17 बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स दी। उन्होंने अमरतेज सिंह चौहान व्हाट्सएप की भी पूरी सीरीज जारी करी, जिसमें मुख्यमंत्री से अमरतेज सिंह चौहान खुद को झारखंड गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाने, बाद में पैसों की लेन देन की बात करते हुए देखे गए। बहरहाल आरोप सीधे मुख्यमंत्री पर था। 9/7/2020 को, यानी कि वीडियो जारी होने के 13 दिन बाद डॉक्टर हरेंद्र सिंह रावत ने देहरादून पुलिस को एक शिकायत पत्र सौंपा। उन्होंने डीआईजी देहरादून से कहा कि सारे आरोप तथ्यहीन हैं। उन्होंने प्रमाणिक तौर पर कहा कि मेरा मुख्यमंत्री से या मेरी पत्नी का मुख्यमंत्री की बहन से किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं है। वो कोई ना तो मुख्यमंत्री की बहन है, ना ही मैं मुख्यमंत्री के करीबी हूँ, और ना ही नोटबंदी के दौरान मेरे बैंक खातों में जिन 6 बैंक अकाउंट्स का जिक्र उमेश कुमार ने किया था, में कोई पैसा जमा किया है। इसके प्रमाण में उन्होंने अपने बैंक्स के सर्टिफिकेट्स भी दिखाए, जिसमें प्रमाणित किया गया था कि किसी प्रकार की कोई नकदी रांची से अमरतेज सिंह चौहान द्वारा इनके खातों में जमा नहीं कराई गई है। हरेंद्र सिंह की शिकायत मिलते ही देहरादून की पुलिस सक्रिय हो गई। इस शिकायत की एक प्रति मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई, और 15 तारीख को 15/7/2020 को हरेंद्र सिंह रावत की मांग पर इस मामले की सुनवाई एक गजेटेड ऑफिसर से कराने की भी बात पुलिस ने मान ली। देहरादून के डीआईजी ने
भी इसकी जांच करेंगे। यहीं से मालाफाइट की बात उठती है जो कोर्ट ने अपने निर्णय में की है। पुलिस, चाहे वो देहरादून की हो, उत्तराखंड की हो या कहीं की हो, अपनी सुस्ती और अपनी निष्क्रियता के लिए रिकॉर्ड बना चुकी है, जानी जाती है। उस पुलिस ने तुरंत ही मान लिया कि डिप्टी एसपी स्तर पर जांच होगी। इतना ही नहीं, 30 तारीख को यानी कि 9/7 को शिकायती पत्र दिया गया है और 30 तारीख को 21 दिन बाद ही जांच पूरी करके डिप्टी एसपी ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर दी। 30 तारीख को ही डॉक्टर हरेंद्र सिंह रावत ने थाने में अर्जी लगाई कि आरटीआई लगाई कि मुझे इस जांच की कॉपी सौंपी जाए। अब देखिएगा मालाफाइट क्यों कहा न्यायमूर्ति ने। 30 तारीख को 30/7/2020 को अर्जी लगाई जाती है जिसमें 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, जो आरटीआई के साथ मैंडेटरी होता है लगाना आरटीआई की फीस के तौर पर, वो नहीं लगा था। पुलिस इतनी अच्छी और मित्र पुलिस है उत्तराखंड की, उसने बगैर 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर ही आरटीआई की एप्लीकेशन, और इतनी तेजी बरती कि 31 तारीख, एक दिन बाद, हम लोगों को यहाँ 30 दिन के मैंडेटरी पीरियड पर भी आरटीआई के जवाब नहीं मिलते हैं, लेकिन डॉक्टर हरेंद्र सिंह रावत को एक ही दिन में रिपोर्ट सौंप दी गई, जो डिप्टी एसपी की रिपोर्ट थी उनके शिकायती पत्र पर। और उसी दिन 31/7 को ही डॉक्टर हरेंद्र सिंह रावत ने एफआईआर, पुलिस ने बगैर कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किए जे उमेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। उसी रात 11 बजे 31 जुलाई 2020 की शाम पहले एफआईआर दर्ज हुई और उसी शाम जे उमेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा, इसी प्रकरण में एक अन्य पत्रकार राजेश शर्मा और प्रदेश की प्रतिष्ठित पत्रिका और मेरे समझ से सबसे तेज न्यूज़ पोर्टल उत्तराखंड के पर्वतजन के संपादक शिव प्रसाद सेमवाल को भी देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शिव प्रसाद सेमवाल बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, उत्तराखंड के प्रति समर्पित एक जुझारू पत्रकार हैं। उनकी सत्ता के साथ कभी भी बनी नहीं है। उमेश कुमार जी की तरह वो विवादित नहीं है, ना कभी मुख्यमंत्रियों के, ना कभी सरकारी अफसरों के वो प्रिय रहे हैं, बेहद जुझारू हैं। उन शिव प्रसाद सेमवाल को भी इस एफआईआर की बिना पर गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि जे उमेश कुमार के आरोपों को पर्वतजन पोर्टल ने प्रमुखता से अपने यहाँ स्थान दिया था। अब देखिए, ये तो मैंने आपको समरी बता दी क्या पूरा प्रकरण था कि किस प्रकार उत्तराखंड की पुलिस ने पूरा मालाफाइट इन बैड फेथ का प्रदर्शन करते हुए एक व्यक्ति की शिकायत पर बगैर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किए एफआईआर दर्ज कर ली। एक ही दिन में उनको आरटीआई की जो उन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी उसका जवाब दे दिया। उसी दिन जिस दिन एफआईआर दर्ज होती है, पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया। अब मैं आपको कोर्ट के फैसले पर लाता हूं। गिरफ्तार पत्रकारों ने अलग अलग रिट पिटीशंस कोर्ट में की। कोर्ट का फैसला न केवल समझ से बल्कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के कामकाज के तरीके, राज्य सरकार की नौकरशाही, पुलिस प्रशासन की प्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये हम सब के लिए महत्वपूर्ण है इस मामले को समझना, ये जानना कि इन 20 वर्षों में सरकार चाहे किसी की रही हो, किस प्रकार नौकरशाही, किस प्रकार पुलिस पूरी तरह इन राजनेताओं के जो सत्ता में होते हैं उनका जेबी संगठन उनकी पॉकेट में आ चुका है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी ने हरेंद्र सिंह रावत की एफआईआर को खारिज करते हुए उमेश कुमार, शिव प्रसाद सेमवाल एवं अन्य पर कोई भी आरोप साबित न होने की बात कही है। हरेंद्र सिंह रावत के शिकायती पत्र पर पुलिस की तत्काल कार्रवाई, शिकायतकर्ता के कहने पर जांच अधिकारी नियुक्त करना, गजेटेड ऑफिसर, बगैर फीस के आरटीआई एप्लीकेशन को स्वीकार करना और एक ही दिन कार्रवाई करते हुए जांच रिपोर्ट शिकायतकर्ता डॉक्टर हरेंद्र सिंह रावत को उपलब्ध कराना, उसी दिन उनके रिक्वेस्ट पर एफआईआर दर्ज करना और पत्रकारों की गिरफ्तारी करने को मैलाफाइट कहा है। इसकी पूरी व्याख्या न्यायमूर्ति श्री रविंद्र मैथानी जी ने अपने, जो मैं बार बार अपील करूंगा आप सबसे, सबका को पढ़ना चाहिए।
कोर्ट ने गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि भले ही देवेंद्र सिंह रावत खंड के रिश्तेदार नहीं हैं और आरोप असत्य है, और स्वयं उमेश कुमार ने स्वीकार किया कि यह आरोप उनका गलत है कि हरेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं। भले ही हरेंद्र सिंह रावत के खाते में नोटबंदी के दौरान कोई भी पैसा जमा नहीं किया गया हो अमृतेश सिंह चौहान के द्वारा, लेकिन विद्वान न्यायाधीश महोदय ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में अमृतेश सिंह चौहान से उत्तराखंड की पुलिस द्वारा कोई पूछताछ ना करना और डॉक्टर हरेंद्र सिंह चौहान के 6 खातों के अतिरिक्त जो 11 खातों का पूरी डिटेल उमेश कुमार ने दी थी और उनमें पैसा डाले जाने की बात कही थी, उस पर कोई जांच ना करना, उन खातों के खाता धारकों से जांच ना करना, और जो व्हाट्सएप कथित रूप से व्हाट्सएप मैसेजेस का आदान प्रदान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अमृतेश सिंह चौहान के बीच हुआ, जिसमें 25 लाख रुपए का जिक्र आया। 25 लाख मिलने पर गौ सेवा आयोग झारखंड का अध्यक्ष बनाए जाने की बातचीत कही गई है। उस पूरे तथ्य को उत्तराखंड की पुलिस द्वारा इग्नोर करना आदि स्पष्ट करता है कि न्यायाधीश ने कहा कि उमेश कुमार के जो आरोप थे उनकी गहनता से जांच नहीं की गई। रविंद्र मैथानी जी ने हमारे समाज में गहरे पसर चुके भ्रष्टाचार पर टिप्पणी करते हुए उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी जी के 2 गानों के छंद भी अपने निर्णय में कोट किए हैं। अधिकांश ने गाने सुने होंगे। नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रिय कवि हैं, गायक हैं। माननीय न्यायाधीश ने पहले गाने का एक छंद कोट किया है, माछू पानी पेंदू नि दिखे पंछी डाली लैंदू चै भेजी गुण घूस सभी जानदन छ भेजी गूज घूस सभी जानदन पर कैंकू लैंदू नी दिखेंद। अर्थात है पक्षी डाल पर सोते हुए नहीं दिखते हैं, सब जानते हैं कि अफसर भाई घूस लेता है, लेते हुए नहीं दिखते। का मतलब ये कि आजकल सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो चुका है कि सभी भ्रष्ट हो चुके हैं। ये इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी माननीय न्यायमूर्ति ने अपने जजमेंट में किया है। उन्होंने दूसरा गाना भी कोट किया, कमीशन की मीट भात रिश्वत को, कमीशन की रिश्वत को रह लो, कमीशन की शिकार भात रिश्वत को रह लो, रिश्वत को रह लो, रिश्वत को रह लो, बस कर बे भिंडी न सपोड़ अब कथगा खेलियो, कथका जी खेलो रे। यानी कमीशन खोरों और रिश्वत खोरों की इंतहा है, बड़े मज़े में मीट और भात यानी चावल डकार रहे हैं। अरे भाई इतना भी मत डकार कि पचा ना सके, इतनी समझ नहीं आता कि कितना खाते जा रहा है, आखिर कितना ठूसेगा और अब कितना खाएगा। आप समझिए इन दो गीतों को माननीय न्यायमूर्ति को अपने जजमेंट में क्यों कोट करना पड़ा। पूरे मामले की तह में जाते हुए न्यायमूर्ति ने स्वयं प्रश्न किया है कि क्या इस अदालत को उमेश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों पर ही अपना आरोपों की सत्यता की जांच पर तक ही अपने को सीमित करना चाहिए या फिर स्वयं सुमोटो कार्रवाई करते हुए प्रकरण की विस्तृत जांच के आदेश को देना चाहिए। यानी कि न्यायमूर्ति प्रश्न कर रहे हैं कि जो पेटिशंस हमारे सामने लाई गई हैं वो आरोप गलत हैं कहते हुए रखी गई हैं पत्रकारों द्वारा। तो क्या इस न्यायालय को केवल यही तय करना है कि ये पेटिशन में जो पुलिस ने मालाफाइड इंटेंशंस के तहत मुकदमे दर्ज किए उसी तक अपने आप को सीमित रखते हुए एफआईआर को कैंसिल कर देना चाहिए, या जो मुख्यमंत्री पर आरोप लगे उनकी भी जांच करा सुमोटो एक्शन लेते हुए। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इसे ड्रास्टिक डिसीजन कहा, क्योंकि जब एसएलपी लेकर उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट कल गई थी तो उन्होंने ये बात कही कि मुख्यमंत्री इसमें कहीं आरोपी नहीं है इन पिटीशंस पर जो पत्रकारों ने हाईकोर्ट में लगाई थी, तो फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच का आदेश क्यों दिया गया।
शायद जस्टिस रविंद्र मैथानी इसे समझ रहे थे कि ये प्रश्न उठेंगे, इसीलिए उन्होंने अपने निर्णय में खुद ही प्रश्न किया और खुद ही उत्तर दिया कि कोर्ट को चाहिए वो स्यू मोटो कार्रवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दें। अपने निर्णय में इस प्रश्न का उत्तर, जैसा मैंने कहा, न्यायाधीश महोदय ने स्वयं दिया। उन्होंने एक सिरे से उमेश कुमार, शिव प्रसाद सेमवाल जी व अन्य के खिलाफ सभी एफआईआर रद्द कर डाली और सीबीआई को सीएम पर लगे आरोपों की जांच के आदेश भी दे डाले। कांग्रेस बड़ी खुश हुई, विरोधी दल बड़े खुश हुए, बड़े नारे जुलूस आदि निकले कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। मुख्यमंत्री का खेमा सहमा, भाजपा के विरोधी, भाजपा में मुख्यमंत्री के जो विरोधी हैं वो थोड़े खुश हुए होंगे कि अब शायद नेतृत्व परिवर्तन हो, लेकिन फिर अब सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया है। कहानी अभी जारी रहेगी, चुनावों तक इस मामले को खूब भुनाया जाएगा। मेरा प्रश्न माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत, यशस्वी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से सिर्फ इतना है कि सोचिएगा जरूर मान्यवर कि क्यों कर उनकी पुलिस, उनकी नौकरशाही और स्वयं उन पर इतना कठोर निर्णय राज्य के हाई कोर्ट को लेना पड़ा। प्रश्न आपकी रहबरी का है। मुझे बरसों पहले पढ़ी एक शेर याद आ गया। शेर है, गजल है, क्या है नहीं जानता किसने लिखा था, पर बोफोर्स घोटाले के दौरान राजीव गांधी के करीबी रहे, उनकी सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे आरिफ मोहम्मद खान साहब ने, जो उस समय केरल के गवर्नर हैं, उन्होंने एक प्रश्न अपने इस्तीफे के साथ राजीव गांधी जी को पूछा था, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों की गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। डोंट टॉक हियर एंड देयर बट टेल मी व्हाई द कैरवैन हैज बीन लूटेड। आई हैव नथिंग टू डू विद लूटर्स बट इट्स द क्वेश्चन ऑफ योर लीडरशिप। फिर उसका जवाब भी उन्होंने दिया, मैं बताऊं कि कारवां क्यों लुटा, मैं बताऊं कि कारवां क्यों लुटा, तेरा रहजनों से था वास्ता। मैं बताऊं कि कारवां क्यों लुटा, तेरा रहजनों से था वास्ता। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर मलाल है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और राज्य के अन्य नेतागण और राज्य की जनता, इसको समझिएगा। क्या आपको नहीं लगता हम सबको मलाल है कि हमारे नेता कैसे हैं? और क्या हमारे नेताओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि उनके नेतृत्व पर, उनकी रहबरी पर उनकी जनता कितनी दुखी है और अपने आप को शर्मसार महसूस कर रही है? मेरा सबसे एक बार अनुरोध है, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रविंद्र मैथानी जी के जजमेंट को पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। वेबसाइट में हाई कोर्ट की उपलब्ध है, ताकि आप जान सकें राज व्यवस्था कितने पतन पर जा चुकी है। धन्यवाद दोस्तों।